रोहन अपनी बहन रिया को बाइक पर बैठाकर धीमी रफ्तार से गाना गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो एक मस्त मौला टाइप का लड़का था, अपने हर पल को एंजॉय करने वाला। भैया, वो नेहा दी के साथ वो लड़की कौन थी? मैंने उसे पहले तो कभी नहीं देखा। मस्ती से बाइक चलाते हुए रोहन से रिया ने पूछा। ओ हाँ, मैंने तुझे बताया नहीं, वो शिल्पी थी, नेहा की बेस्ट फ्रेंड। बोलते बोलते अचानक रोहन रुका। उसकी आंख कुछ सोचने की मुद्रा में सिकुड़ गई। क्या तुमने देखा वो दोनों किस साइड गई? हाँ, उनकी कार हमारे ऑपोजिट गई है। क्यों, क्या हुआ? मतलब उस जंगल की तरफ? रोहन ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, उस साइड तो जंगल ही है, रिया ने कहा। वो दोनों उस साइड क्यों जाएंगी, जबकि नेहा को अच्छे से पता है कि उस तरफ खतरनाक जंगल और आदिवासी एरिया है? रोहन ने मन ही मन सोचा। उसके हाथ एक्सेलरेटर पर कसते जा रहे थे और साथ ही बढ़ती जा रही थी उसकी बाइक की स्पीड। रिया को घर पर ड्रॉप करके रोहन ने तुरंत बाइक घुमाकर यू टर्न लिया। एक बार फिर उसकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। रोहन जितनी तेजी से अपनी बाइक दौड़ा रहा था, उतनी ही तेजी से उसका दिमाग भी चल रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी नेहा ऐसा क्यों करेगी, जबकि उसे पता है कि कॉलेज के दूसरी तरफ का एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यही सब सोचता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसकी नजर सामने सड़क पर कुछ दूर खड़ी लाल फिएट कार पर पड़ी। कार पर नजर पड़ते ही वो तुरंत ही पहचान गया कि वो नेहा की कार थी। नेहा और शिल्पी कार के ही पास काले चोंगेधारी नकाब पोशों से घिरी हुई खड़ी थी। ये देखते ही रोहन का दिमाग ठनका और तुरंत ही उसने बाइक की स्पीड और तेज कर दी। हमारी दुश्मनी सरकार और उन लालची उद्योगपतियों से है जो हमारा वजूद मिटाने पर तुले हुए हैं, ना कि इन भोले भाले बच्चों से। तुम लोग अगर इसी तरह से हर किसी को परेशान करोगे तो भोली भाली और इनोसेंट जनता भी हमारी दुश्मन बन जाएगी, और फिर ऐसा होने पर इसका असर क्या होगा तुम लोगों को अच्छे से पता है। फिर से वही गंभीर आवाज गूंजी। शिल्पी और बाकी सब ने देखा तो वो एक 65 साल का वृद्ध था। बढ़े हुए सफेद बालों और दाढ़ी में उसका चेहरा बहुत ही एनर्जेटिक दिखाई दे रहा था। लेकिन बाबा, ये भी तो उन्हीं का हिस्सा हैं, ये उनसे अलग कैसे हो सकती हैं? उन बदमाशों के सरदार ने पूरी विनम्रता से उस वृद्ध का प्रतिवाद किया। हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं का हिस्सा है, पर अभी ये उन जैसी हुई नहीं है। इनका मन कोमल और निश्चल है। भविष्य में ये हमारी मददगार भी बन सकती हैं, लेकिन अगर हमने इनके साथ कुछ गलत किया तो जरूर ये हमारे खिलाफ उन जैसी बन जाएंगी। उस वृद्ध ने समझाने का प्रयास किया। उनकी ये बात सुनकर सरदार चुप हो गया। शिल्पी और नेहा भी उन लोगों की बातचीत बड़े ध्यान से सुन रही थीं, पर उनके पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा था। तभी तेजी से आती हुई बाइक ने उन सभी का ध्यान भंग किया और वो सब उसी दिशा में मुड़ गए। वो काले चोंगेधारी बदमाश एकदम सतर्क हो गए। उनके हाथों में थमी बंदूकें कस गईं। पास आते ही रोहन ने बाइक की स्पीड नॉर्मल कर दी और एक जगह सड़क के किनारे खड़ी करके सधे हुए कदमों से वो उस वृद्ध की तरफ बढ़ने लगा। उसने दूर से ही उन्हें देख लिया था। रोहन को वृद्ध की तरफ बढ़ते हुए देख उन बदमाशों ने एकाएक अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान दी। ये सब देखकर उस वृद्ध ने उन सब लोगों को हाथ के इशारे से रोका और फिर रोहन की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट फैलने लगी। उनके हाव भाव देखकर ही पता लग रहा था कि वो रोहन को पहचान गए थे। रोहन ने पास आकर लपक कर उन वृद्ध के पैर छू लिए। उन वृद्ध ने भी रोहन के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ये सब देखकर वहां मौजूद बाकी लोग हैरान थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो हुई नेहा और शिल्पी को। वो यही सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी कि रोहन ने इनके पैर भला क्यों छुए। क्या ये इन्हें पहले से जानता है, और अगर हाँ तो कैसे? आखिर रोहन इन्हें कैसे जानता है? कहाँ ये MBBS का स्टूडेंट और कहाँ वो इन बीहड़ जंगलों में रहने वाले बर्बर लोग? बाबा, इन लोगों को बचा लीजिए, ये मेरी दोस्त हैं। शायद गलती से भटकती हुई यहाँ इस साइड आ गई दोनों। रोहन थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था। शिल्पी और नेहा लगातार रोहन को ही देखे जा रही थी। अगर ये तुम्हारी दोस्त न भी होती फिर भी हम इन्हें बचाते। ले जाओ इन्हें यहाँ से, और हाँ, यहाँ आने जाने के लिए तुम लोगों पर कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी आ सकते हो। हमारी तुम बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा और रोहन को वहाँ से जाने का इशारा किया। बदमाशों के सरदार का इशारा पाते ही उन सब ने मिलकर नेहा की कार के बर्स्ट हुए टायर को रिपेयर कर दिया और फिर नेहा और शिल्पी चुपचाप अपनी कार में बैठकर अपने हॉस्टल की तरफ रवाना हो गई और उन्हीं के साथ बाइक से रोहन भी उनके साथ हो लिया। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। अचानक रोहन और उन दोनों लड़कियों के वहां से जाते ही वो वृद्ध बोल पड़ा। नैना आ चुकी है, हमारे कैटलैंड की भावी महारानी। हाँ, आपने सही कहा, वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। फाइटिंग के दरमियान उसके हाव भाव एकदम बदल चुके थे, आंखें भी बिल्लियों की तरह चमक रही थी, और सबसे बड़ी बात उसकी पावर कमाल ही कर दिया। लेकिन बाबा, अब तो वो वापस चली गई है। उन बदमाशों के सरदार ने उस वृद्ध से कहा, आएगी, वो जल्द ही आएगी और हम लोगों का राज्य भी हमें दिलाएगी।
मेरा सपना ही उसे यहाँ तक फिर से ले आएगा। वो बूढ़ा व्यक्ति शून्य में घूरते हुए बोलता जा रहा था। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? आगे का प्रोसेस बताइए। सरदार ने उस बूढ़े की तरफ देखते हुए पूछा। इंतजार, अभी सिर्फ इंतजार करो, आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा जंगल की तरफ मुड़कर जाने लगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, उसके शरीर में बदलाव आता जा रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे एक बिल्ली की आकृति में बदलने लगा और देखते ही देखते वो जंगल में गायब हो गया। लगभग ऐसा ही उन बदमाशों के साथ भी हुआ। वो सब भी बिल्ली की फॉर्म में बदलकर जंगल में गुम हो गए। उसी समय कुछ दूरी पर पेड़ों के झुरमुटों के पीछे से दो जोड़ी आंखें ये सारा घटनाक्रम देख रही थीं। उनके वहां से जाते ही वो आंखें भी वहां से हटीं और एक साया झुरमुटों से निकलकर कॉलेज वाली दिशा में बढ़ गया। अंधेरा धीरे धीरे घने से और घना होता जा रहा था। चारों तरफ सियारों की मनहूस आवाजें आना शुरू हो गई थीं।